गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण के बारे में डिस्कस किया था और आज हम अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे जो है कि कूलॉम के आवेश का अगला पार्ट होगा। ठीक है, कल हमने लगभग फर्स्ट चैप्टर के 50% पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? सपोज दैट आपके पास एक आवेश है क्यू नोट। ठीक है शुभम, सामने एक आवेश है क्यू नोट और आपके पास अलग अलग आवेश है Q1 है, Q2 हुआ, Q3 हुआ। तो Q नोट आवेश पर Q1 द्वारा जो बल लगेगा, Q2 आवेश पर Q नोट द्वारा जो बल लगेगा और Q3 आवेश द्वारा जो Q नोट पर जो बल लगेगा, अर्थात Q नोट पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वह क्या होगा? इन सभी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाए गए बलों का योगफल होगा, बीजगणितीय योग होगा। अर्थात F वेक्टर नोट इज क्या होगा? F वेक्टर नोट 1 अर्थात आवेश पक्ष द्वारा आवेश नोट पर लगाया गया बल F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 0 n ले लो, यहां पे n कर दो लास्ट वाले। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ढंग से ऊपर लिख देता हूं। एक आपके पास Q नोट आवेश है, Q1 Q2 Qn है। इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा, Q2 द्वारा Q नोट पर जो फोर्स लगेगा, Qn द्वारा Q नोट पर जो फोर्स लगेगा, अर्थात Q नोट पर जो परिणामी बल लगेगा वह अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का बीजगणितीय योग होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले मैं थ्योरम लिख देता हूं। किसी एकांक आवेश पे आवेश विशेष या एकांक आवेश किसी आवेश विशेष पर अलग अलग के बजाय आप लिखो कई अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल, परिणामी जो बल होगा ना Q नोट पे लगेगा उसका क्या परिणामी बल आवेशों के सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का बीजगणितीय योग होता है। अर्थात आपके पास एक प्रेक्षण आवेश Q नोट है, तो अलग अलग प्रकार से आवेश Q1 Q2 Qn है। ठीक है, तो Q1 आवेश द्वारा Q नोट पर जो बल लगेगा, Q2 आवेश द्वारा Q नोट पर जो बल लगेगा, Qn द्वारा Q नोट पर लगेगा। अर्थात जो Q नोट पर जो परिणामी बल लगेगा वह अलग अलग आवेशों पे व्यक्तिगत रूप से लगाए गए बलों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात F नोट परिणामी फोर्स F वेक्टर नोट क्या होगा? F वेक्टर 1 आवेश पक्ष द्वारा आवेश नोट मूल आवेश पर प्रेक्षित मूल आवेश पर लगाए गए बल प्लस में F21 क्या होगा? आवेश सेकंड द्वारा आवेश नोट पर लगाया गया बल प्लस F वेक्टर 0n, तो n आवेश द्वारा F वेक्टर Q नोट पर लगाया गया बल होगा। यही क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, वेक्टर है। बल को हम वेक्टर फॉर्म में क्यों दर्शाते हैं? बल एक सदिश राशि होती है, इसलिए बल को हम वेक्टर फॉर्म में दर्शाते हैं।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ से, बाई कूलॉम लॉ, कूलॉम्स लॉ, एफ वेक्टर 0 1 की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं तो क्या होगा, आपको पता है कि Q1 Q0 अपॉन R 0 1 का स्क्वायर R कैप 0 1, यही होगा ना कूलॉम नियम से, ठीक है। ये हो गया F1 की वैल्यू, F वेक्टर 0 2 इज इक्वल टू K Q0 Q2 अपॉन R वेक्टर 0 2, ठीक है, और R कैप 0 2, ठीक है। F वेक्टर 0 3 इज इक्वल टू क्या होगा कॉलम नेम से, K Q0 Qn अपॉन R वेक्टर, सॉरी R यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ऐसा परिमाण लेते हैं नीचे दूरी का, R 0 n स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते हैं R 0 n। तो आप जानते हो कल मैंने बताया था कि एकांक सदिश बराबर क्या होता है, एकांक सदिश, ये एकांक सदिश है, क्या बोला, एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होगा, स्थिति सदिश होगा, अपॉन सदिश का परिमाण, परिणाम और परिणाम में डिफरेंस होता है मिस्टर शुभम, परिमाण, स्थिति सदिश का परिणाम, परिमाण क्या होता है, जो आपके पास नेगेटिविटी होती है परिणाम के द्वारा पॉजिटिव हो जाती है, परिमाण, अर्थात R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R का मापांक, ठीक है। हमने अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली थी, और अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के आई है। F वेक्टर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, अलग अलग आवेशों द्वारा मूल आवेश पर जो बल लगेगा वह अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का बीजगणित योग होगा, अर्थात परिणामी बल होगा वह अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का बीजगणित योग होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कूलॉम के नियम से F वेक्टर 0 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे जान ली कि K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर 0 1 R कैप 0 1 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो F वेक्टर 0 1 है, F वेक्टर 0 2 है, F वेक्टर 0 n है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे, तो क्या आएगा, F वेक्टर 0 1 इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, तो यूनिट सदिश है ना, इसको भी ऐसे लिख दें, R स्थिर सदिश अपॉन स्थिर सदिश का परिमाण, अर्थात R 0 1 इसे लिख सकता है ऐसे, प्लस K Q2 अपॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर 0 2, इसे भी सेम लिखते हैं, यूनिट जो आपके पास एकांक सदिश है उसे हम उसके फॉर्मूले में रख रहे हैं, एकांक सदिश बराबर होता है स्थिर सदिश और स्थिर सदिश का परिमाण, अर्थात यहाँ पे स्थिर सदिश आएगा, क्या आएगा, स्थिर सदिश का परिमाण आएगा, ठीक है, और प्लस के लास्ट टर्म आ जाएगी Qn Q0 अपॉन में R स्क्वायर 0 n R वेक्टर अपॉन R 0 n, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से पता है क्या कॉमन आ रहा है, K Q0 कॉमन आ रहा है सभी में, तो यहाँ से क्या करें, इक्वेशन में K Q0 कॉमन ले लें, K Q0, तो यहाँ पे क्या बचा, Q1 अपॉन R क्यूब 0 1 R वेक्टर 0 1, ठीक है, इससे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इसलिए R क्यूब आ जाएगा यहाँ पे क्या बचा, Q2 अपॉन R क्यूब 0 2 R स्थिर सदिश R 0 2, ठीक है। लास्ट में क्या बचेगा, Qn अपॉन में R क्यूब 0 n, यहाँ पे स्थिर सदिश बचेगा R स्थिर सदिश, ठीक है, R वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन हमें ज्ञान प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे,
आपके पास q1 r क्यूब 01 r वेक्टर 01 प्लस q2 r क्यूब 02 r वेक्टर 02 प्लस q1 r क्यूब 01 इज इक्वल टू r वेक्टर। अब हम क्या करें, हम मैथमेटिकल लॉ का इसमें क्या करें यूज करेंगे, इन सभी इक्वेशनों को मैथ में समेशन योग में लिख देंगे। योग में लिखने का मैं तेरे को अभी तरीका बताता हूं कैसे तू योग में लिखेगा। m वेक्टर इज इक्वल टू 0 के q नॉट इसे लिख सकते हो समेशन, ठीक है, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n यहाँ पे आएगा क्यू आई अपॉन आर क्यूब 0 से i, ठीक है, और यहाँ पे आएगा r वेक्टर 0 टू i, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात ये लंबी इक्वेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का समेशन का मैथमेटिकल रूल होता है कि इसको समेशन लिख देने को i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 टू n। तो हम जब i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, i की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, i की वैल्यू n रखेंगे तो ये आ गई। अर्थात इसका जो शॉर्ट फॉर्म में ना मैथमेटिकल मॉडल में वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात जो परिणामी आवेश है वो अलग अलग आवेशों द्वारा मूल आवेश q नॉट पर जो बल लगेगा वह अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का बीजगणितीय योग होता है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अभी मैं इसे दोबारा समझाता हूं कि क्या है अध्यारोपण का नियम, ढंग से समझ ले। कोई आवेश सबसे पहले q नॉट लेते हैं, q नॉट पर q1 बल लगाएगा, q2 बल लगाएगा, q1 बल लगाएगा, तो q नॉट पर जो परिणामी बल आएगा ना अलग अलग आवेशों द्वारा q नॉट पर जो बल लगेगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात f वेक्टर नॉट ये क्या है, q नॉट पर परिणामी बल है, यह इसके द्वारा इस पर लगाए गए बल, इसके द्वारा इस पर q नॉट, q2 द्वारा q नॉट पर जो लगाया गया बल, q1 द्वारा q नॉट पर लगाए गए बल का क्या है, बीजगणितीय योग है। यही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। और अध्यारोपण सिद्धांत को हम कूलॉम के नियम का हमने यूज कर लिया है। कूलॉम का नियम जानता है, कूलॉम का नियम क्या है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्तक्रमानुपाती होता है, ठीक है। सेम फॉर्मूले से हमने इसे स्थिर सदिश में ले लिया, ठीक है, f2 की वैल्यू सेम कूलॉम के नियम से ले ली, f0 n के लिए वैल्यू ले ली, ठीक है। हमने अब इक्वेशन फर्स्ट में इन सभी f वेक्टर 01 f वेक्टर 02 f वेक्टर 09 n की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दी। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करने के बाद हमने क्या किया, स्थिर सदिश को हमने क्या किया, स्थिर सदिश को हमने स्थिर सदिश एकांक सदिश था, एकांक सदिश को हमने इसके बराबर होता है स्थिर सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, तो हमने r वेक्टर अपॉन r का मापांक मॉडुलस के फॉर्म में रख दिया है। तो क्या होगा, यहां से यहां पे रख दिया, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो r क्यूब 01 हो जाएगा, यहां से भी मल्टीप्लिकेशन में, यहां से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जब इक्वेशन बड़ी होती है तो हम मैथमेटिकल मॉडल का यूज करते हुए इसे समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, जिससे हमें इक्वेशन क्या है सिंपली k होगी प्राप्त होगी। तो हमने लिख दिया समेशन f नॉट इज k q नॉट समेशन i इज 1 to 1 qi r क्यूब 0i r वेक्टर 0i, that is equation number 2, and equation number 2 is called the theorem of principle of superposition। अर्थात इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत का डेरिवेशन है, अर्थात यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, ओके। आज हमने अध्यारोपण के सिद्धांत को डिस्कस कर लिया है और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और उसके बारे में आगे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।